नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 11 मार्च 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो लेजिस्लेचर की इम्यूनिटी से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेजिस्लेचर की इम्यूनिटी थी उसका एंड कर दिया, इसलिए न्यूज़ में। तो सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, डिटेल्स में इस आर्टिकल को देखेंगे। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, तो डिटेल में देखेंगे, मेंस में भी आपके काम आ सकता है। तो दरअसल हुआ क्या था, 1998 में 1998 में सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया था पीवी नरसिम्हा वर्सेज स्टेट। इस केस में पीवी नरसिम्हा जी पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने ब्राइब लेके काम किया गया है। तो अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान 5 जजों की एक बेंच बैठी। उन्होंने जांच की कि ये जो अगर ब्राइब लेता है कोई सांसद में जो एमएलए अगर कोई ब्राइब लेता है तो ये क्या इसकी इम्यूनिटी के तहत आता है या नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम वर्डिक्ट दिया कि अगर कोई एमएलए या एमपी है तो वो ब्राइब लेके अगर कोई काम करता है, रिश्वत लेके काम करता है, तो वो उसकी इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। तो उस पर केस नहीं किया जा सकता है, बिकॉज कि अगर उस पर केस किया जाएगा तो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम जो ये जजमेंट दिया था, इसके लिए उन्होंने रेफरेंस दिया था संविधान के आर्टिकल 194(2) और 105(2). इन दोनों आर्टिकल का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जजमेंट दिया था। ये दोनों आर्टिकल क्या कहते हैं? संविधान का जो आर्टिकल 105(2) है ना, इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी है, मतलब 105 में एमएलए के बारे एमपी के बारे में बात की गई, 194 में एमएलए के बारे में बात की गई। तो इसमें बताया कि अगर कोई एमएलए या एमपी है वो सदन के दौरान, मतलब सदन में कोई भी इस प्रकार की स्पीच देता है या कोई डॉक्यूमेंट प्रदर्शित करता है, कोई रिपोर्ट जारी करता है, कोई बयान देता है, कुछ भी एक्टिविटी करता है जो कि सदन के भीतर कर रहा है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उस पर कोई भी कार्रवाई है वो उस सदन के बाहर नहीं की जा सकती है। जो भी कार्रवाई होगी सदन के भीतर होगी, बाहर कोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती, कोई भी मुकदमा उसके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता है। उनको ये इम्यूनिटी दी जाती है। ये इम्यूनिटी क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है ताकि वो अच्छे से अपना काम कर पाए। अगर वो कोई स्पष्ट बोल दिया, ऐसा कोई भाषण दे दे या कोई ऐसी कोई रिपोर्ट जारी कर दे, अगर उस पर केस चलाया जाएगा तो वो ऐसी कोई देगा ही नहीं, तो इससे क्या वो अच्छे से काम कर नहीं पाएगा। इसलिए इनको ऐसी इम्यूनिटी दी जाती है। तो ये आर्टिकल 194 और 105 में दिया गया है। अब ये तो सारा था, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा वर्डिक्ट भी दे दिया था। अब तक तो ऐसा चल रहा था, बट क्या हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ने क्या हुआ, रिश्वत लेने का उन पर आरोप लगा कि उन्होंने रिश्वत लेके काम किया है। तो ये जो मामला था ये हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वो रिश्वत लेती है तो इनकी इम्यूनिटी के भीतर आता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 1998 का उनका हवाला देते हुए कि इन पे केस नहीं किया जा सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो बाद में ये गया फिर जो फैसला है वो जो ये केस था ये सुप्रीम कोर्ट में गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट पहले ऑलरेडी गया था ना, तो उसमें 5 जज बैठे थे, उसमें 3 ने तो इसके सपोर्ट किया था, 2 इसके खिलाफ थे कि नहीं है, ये रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, रिश्वत लेना है तो क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाए, ऐसा था। तो अब क्या, वो पहले ऑलरेडी 5 थे, तो 7 जजों की एक संवैधानिक बेंच बैठी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। इसमें जो 7 थे ना, 07 मतलब 7 ने यूनिट में साथ में मिलकर एक साथ में मिलकर इस तो वो दिया जजमेंट कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है, अगर वो कोई रिश्वत लेता है तो उसे आप इम्यूनिटी के भीतर नहीं रख सकते हो, वो क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी। अगर वो रिश्वत लेता है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी। तो पहले इसके पक्ष में कुछ आर्ग्यूमेंट दिए गए थे कि अगर वो रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ ऐसा मामला क्यों नहीं चलना चाहिए कोर्ट में, और कोर्ट ऐसा अब जो भी डिसीजन है वो क्यों नहीं दे सकती। तो इनके पक्ष में जो बात हुई थी उसमें कहा गया था कि ये जो है ना एमएलए एमपी, इनको इम्यूनिटी मिली है, तो वो कुछ भी अगर एक्टिविटी करते हैं तो कोर्ट जो भी इनका सदन है उनके भीतर इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पहला ये आर्ग्यूमेंट दिया गया। दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि आर्टिकल 194(2) और 105(2) है, इसके ये खिलाफ चला जाएगा मामला। तीसरा जो पक्ष में आर्ग्यूमेंट दिया गया था वो कि अगर इनके खिलाफ कोई भी मामला चलना होगा तो वो सदन में चलेगा, और जो भी इनके स्पीकर होंगे वो इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई वो करेंगे, ना कि कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा। कोर्ट इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर होगा। इसके अलावा एक और पक्ष में आर्ग्यूमेंट दिया गया था जो पीवी नरसिम्हा केस का था, वो आर्ग्यूमेंट देते हुए कि कोर्ट भी पहले जो एग्री कर चुकी है कि इन पर मामला नहीं चलाया जा सकता। तो ये इन सब जो भी आर्ग्यूमेंट दिए गए थे कोर्ट ने इन सबको खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा अगर वो रिश्वत लेके काम करेगा तो ये क्या हमारे लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगर तो ऐसे तो किसी भी एमएलए को एमपी को पैसे देके खरीद लिया जाएगा और वो ऐसा डिसीजन देगा जो हमारे लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है, हमारे देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी। अगर इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी करेगी तो कोर्ट में इनके सामने इनके जो खिलाफ है मामला चलेगा और इनकी सदस्यता जा भी सकती है, इनको सजा भी हो सकती है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। अब कोर्ट ने इसमें कुछ और बातें कही थी। क्या कुछ और बातें कही?
तो पहले कहा कि इनका इम्यूनिटी का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों इनको इम्यूनिटी दी जाती है। इम्यूनिटी इसलिए दी जाती है ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके, ठीक है, ताकि विधायक है, जो भी विधायक वगैरह है वो अच्छे से अपना काम कर सके। बट अगर वो रिश्वत लेके काम करेंगे तो अपना वो अच्छे से काम कर नहीं रहे, तो वो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। तो अगर वो रिश्वत लेते हैं तो वो अपराधी माना जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो उन्होंने रिश्वत ली और काम किया तो ही अपराध माना जाएगा। अगर उन्होंने रिश्वत को एक्सेप्ट भी कर ली, जैसे पैसे दिए उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो भी वो रिश्वत ही मानी जाएगी, उसी क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी और उन पर केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोल दिया है कि अगर वो रिश्वत लेके काम करेंगे तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी। ये बैकग्राउंड देखा हमने। अब इसमें क्या दायरा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट और क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट एक ये भी जजमेंट में कहा है कि ये जो है ना हमारा लोकतंत्र के लिए ये अच्छे से काम करे। इसलिए अगर ओवर रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिश्वत लेके काम करेंगे ना तो अच्छे से काम कर नहीं पाएंगे। अगर इस प्रकार की रिश्वत लेंगे, चाहे उसके खिलाफ पक्ष में काम करे ना करे, तो वो रिश्वत ही मानी जाएगी, वो क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी। तो ये हमने पूरा जो आर्टिकल देखा एमएलए की और एमपी की जो इम्यूनिटी थी उसके बारे में। इम्यूनिटी का साफ मतलब होता है कि वो उनको इम्यूनिटी मतलब वो प्रतिरक्षा उनको मिली हुई है, मतलब उनके खिलाफ मामला नहीं चलाया जा सकता है। और ये जो इम्यूनिटी है वो आर्टिकल 194(2), 105(2) देखा गया। हमने पूरा ये आर्टिकल देख लिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पाकिस्तान के नेशनल डे से संबंधित है। सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है, अभी क्या हुआ है, 23 मार्च को पाकिस्तान का नेशनल डे है, वो न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए न्यूज़ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो अभी दिन मनाया जाएगा ये 4-5 सालों बाद में सेलिब्रेट किया जाएगा पाकिस्तान का नेशनल डे। 4-5 सालों से क्यों सेलिब्रेट नहीं किया गया था, बिकॉज कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, इस और कोविड भी था, तो इस वजह से ये जो नेशनल डे था पाकिस्तान का वो सेलिब्रेट किया नहीं गया था। तो अब वापस इसे सेलिब्रेट किया जाएगा 23 मार्च को। अब देखेंगे सबसे पहले 23 मार्च को सेलिब्रेट क्यों किया जाएगा। इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग थी ना, जिसने पाकिस्तान के गठन में मुख्यपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर जो एक डिक्लेरेशन था, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। यानी कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर रेजुलेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसलिए पहले तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा रीज़न यही है कि 23 मार्च 1956, 23 मार्च 23 मार्च 1956 को जो पाकिस्तान का संविधान था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था और उसके बाद में पाकिस्तान एक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में बदल गया था, इसलिए इसे मनाया जाए। 2 रीज़न है। 2 रीज़न आपने देखे क्या है। पहला तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर जो प्रस्ताव था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। दूसरा है कि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के द्वारा जो भी उनका संविधान था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था और पाकिस्तान एक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन चुका था। ये 2 रीज़न था जिसकी वजह से पाकिस्तान नेशनल डे अपना सेलिब्रेट करता है। तो अब हम देख लेते हैं अभी क्यों वापस सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी वो भी नष्ट हो रही है, ठीक है, इनके बीच में ट्रेड हो नहीं रहा है। तो पाकिस्तान चाहता है किसी भी प्रकार से भारत से वापस जो रिश्ते हैं उनको थोड़ा नॉर्मलाइज किया जाए, बीच में ट्रेड हो तो कुछ फ़ायदा हमें मिले, तो इसलिए ये भी जो अभी सेलिब्रेट वापस किया जा रहा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे लाहौर जो भी रेजुलेशन था उसके बारे में देखेंगे। लाहौर रेजुलेशन के बारे में बात करें तो इसे 1940 में अडॉप्ट किया गया था। इसमें क्या गया था, इससे पहले तैयार किसने किया था, तैयार इसे किया गया था मोहम्मद जफरुल्लाह खान, मोहम्मद जफरुल्लाह खान के द्वारा इसे तैयार किया गया था, इसे लिखा गया था, ठीक है। अब इसे एक्सेप्ट किया गया 22 मार्च और 24 मार्च के बीच में इसे तैयार किया गया था और इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। 22 मार्च को बनाया गया था, 23 मार्च को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और 24 मार्च को इसे लागू कर दिया गया था। अब इसमें क्या हुआ था, मतलब इस जो रेजुलेशन था इसमें क्या कहा गया था, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 डिमांड रखी थी। 2 डिमांड क्या थी, पहला, जहाँ पर मुस्लिम बहुल संख्या एरिया है, जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, ठीक है, ये पूरा एरिया जैसे कि इधर वेस्टर्न का एरिया है, इधर ईस्ट एरिया है, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, तो इन दोनों को एरिया को एक अलग से स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाए, एक अलग से इंडिपेंडेंस कंट्री घोषित कर दिया। जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है उन दोनों एरियाज़ को मुस्लिम देश घोषित कर दिया जाए, अलग से मुस्लिम देश घोषित कर दिया जाए, इंडिपेंडेंट मुस्लिम देश घोषित कर दिया। और जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में, उस एरिया में आप अपना देश घोषित करो, तो वहाँ पर जो भी मुस्लिम है उनकी जो अधिकार है उनकी रक्षा की जानी चाहिए। तो 2 डिमांड थी, जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेशन में है उनको तो अलग से एक देश घोषित कर दो जो मुस्लिम के लिए हो, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो, वहाँ पर आपका कोई हस्तक्षेप ना हो। और जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में, वहाँ वो हिंदू मुस्लिम दोनों का देश होगा। तो वहाँ पर जो मुस्लिम के लिए है अलग से कुछ प्रावधान होने चाहिए, उनकी जो अधिकार है उनकी संविधान में ऐसे वर्णन कर दो कि उनके जो अधिकार है उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी जाए ताकि उनके खिलाफ जो भेदभाव है वो ना हो।
ये ऐसी मांग की गई थी। तो औपचारिक रूप से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण दिया था और हिंदुओं और मुसलमानों के दो अलग अलग देशों की मांग की थी। जहाँ मुस्लिम बहुमत में हो वहाँ स्वतंत्र राज्य के गठन किए जाने चाहिए जो कि स्वतंत्र हो, संप्रभु हो। जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक में हो तो उनके लिए आर्थिक, राजनीतिक और अन्य अधिकारों हितों के लिए कुछ अलग सुरक्षा और उपाय संविधान में किए जाने चाहिए ताकि उनकी जो हित है उसे प्रावधान मिल चुके, उनकी हित है वो प्रोटेक्ट हो सके। अब इसकी जो प्रतिक्रिया क्या आई थी, क्या इसका मतलब परिणाम हुआ था, रेस्पॉन्स क्या आया था? इसका रेस्पॉन्स यही आया था कि कुछ मुस्लिम जो इंडिया भारतीय मुस्लिम थे उन्होंने इसकी आलोचना की थी, जैसे कि मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद है, ठीक है, और देवबंद उलेमा एक ग्रुप था, देवबंद उलेमा, इनके जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी इनकी काफ़ी ज़्यादा बुराई की थी, क्रिटिसाइज़ किया था कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए, भारत एकजुट होना चाहिए, भारत एक होना चाहिए। इसकी जो एवज में जो ये लाहौर अधिवेशन आया था इसके खिलाफ में मोहम्मद अली जिन्ना है, सॉरी अब्दुल कलाम आज़ाद है, देवबंद उलेमा के अध्यक्ष है, साथ ही हुसैन अहमद जो भी मदनी है, ठीक है, ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थे इनके अध्यक्ष थे, इन सब ने मिलकर दिल्ली में एक आयोजित किया था, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। और इसमें जो लाहौर जो अधिवेशन था, लाहौर जो प्रस्ताव था उसका खिलाफ किया था कि इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, हम है वो एकजुट भारत और स्वतंत्र भारत के समर्थन करते हैं। मतलब जो लाहौर प्रस्ताव था इसके खिलाफ में जो आ गए थे, इसके खिलाफ में कौन कौन आए थे? इसके खिलाफ में एक तो मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद आए थे, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद आ गए थे, साथ ही साथ में हुसैन अहमद मदनी और ठीक है ये थे ना देवबंद उलेमा, ये सारे इनके पक्ष में आ गए थे और इन्होंने एकजुट होकर कहा कि हम एक भारत का बात करते हैं, एकजुट भारत के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा हमने देख लिया इसके बारे में। अब हम मुस्लिम लीग के बारे में भी देख लेते हैं। मुस्लिम लीग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में, 13 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल के ढाका में उसकी स्थापना हुई थी। और इसके सम्मेलन के सबसे पहले क्या हुआ था, इसकी मांग किसने रखी थी, इसकी जो स्थापना के जो प्रस्ताव वो किसने रखा था? वो रखा था ढाका के एक नवाब थे उनके द्वारा, और जो अजमल हकीम खान थे उन्होंने, और सलीमुल्लाह खान थे, इन्होंने इसकी मांग रखी थी, मतलब इनका जो प्रस्ताव रखा गया था। बाद में इसके संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने करी थी इनकी? तो इसकी स्थापना करी थी बंगाल के जो नवाब थे, ढाका के नवाब थे, उन्होंने सलीमुल्लाह खान, नबीउल्लाह खान और खान बहादुर थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और भी कुछ मेंबर इसमें शामिल हुए, जैसे विकारुल मुल्क है, सैयद चौधरी है, अमीर अली है, ये सारे इसमें शामिल हुए। मोहम्मद अली जिन्ना है ना, पहले इसमें स्टार्टिंग में शामिल नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में इसमें शामिल हुए थे, स्टार्टिंग में इसमें शामिल थे नहीं, 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। और इसने बाद में बहुत काम किया था, जैसे कि अलग दो अलग राष्ट्र की जो थ्योरी है वो इन्होंने रखी थी 1945 में जाके इसे बढ़ाया, और अलग पाकिस्तान की जो नींव पड़ी थी वो इन्होंने अपने रखी थी, इन्होंने काफ़ी इस पे लिए काम भी किया था। चलो ठीक है, ये हमारा आर्टिकल होगा पाकिस्तान के नेशनल डे से संबंधित। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड जीआई टैग के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, अभी कुछ जो प्रोडक्ट है उनको जीआई टैग मिला है तो इसलिए न्यूज़ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम जीआई टैग का मतलब क्या होता है। जीआई टैग हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जीआई यानी ज्योग्राफिकल होता है, टैग का मतलब एक चिन्ह होता है, साइन होता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से संबंधित बात करता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, यानी किसी को खास एरिया है, कोई स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ का कोई प्रोडक्ट है तो वो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, उससे बढ़ावा दिया जाएगा। भाई ये इसकी क्वालिटी है और उसको बढ़ावा देने के लिए, उसे और आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का टैग दिया जाता है। तो ये टैग है, मतलब इंडिकेशन है ऐसा, ठीक है, कि उस विशेष जो प्रोडक्ट है वो उस विशेष एरिया का कुछ खास प्रोडक्ट है। जैसे कि आपने सुना होगा कि दार्जिलिंग की चाय है तो ये जीआई टैग दिया गया, तो वहाँ की वो फेमस है, कोई और उसका यूज़ नहीं कर सकता। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यही है कि कोई तीसरे पार्टी, जैसे कि अब गुजरात का आदमी नहीं कह सकता कि हम दार्जिलिंग चाय उगा रहे हैं, क्योंकि वो जीआई टैग उसे मिल चुका है, तो उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। इससे फ़ायदा वो ये होगा कि दार्जिलिंग चाय को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कोई तीसरी पार्टी है उसे क्लेम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी ट्रेड बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी, उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, ये उसका फ़ायदा भी हो सकता है इसका, ठीक है। अब किस किस प्रोडक्ट में मिली ये बाद में ये देख लेते हैं, उसके बाद में जीआई टैग को और भी डिटेल देखेंगे। तो अभी मिला है कलकत्ता का रूपा ताराकसी है, ठीक है, कलकत्ता नहीं, कोटक का रूपा ताराकसी, इसको मिला है। ये ताराकसी क्या, तारा का मतलब होता है, देखो तारा का मतलब होता है वायर, तार जैसे हम बोलते तार, तारा का मतलब होता है वायर, काशी का मतलब डिजाइन। तो एक सिल्वर की डिजाइन होती है, इसमें तार ऐसे फिट किए जाते हैं और उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है, तो ये ताराकासी है। ये कहाँ का है, ये कोटक उड़ीसा का है, इसको जीआई टैग मिला है। फिर है नरसपुर का, ये आए लेस प्रोडक्ट है, जिसका इसका यूज हुकों में किया, जैसे कपड़े होते हैं ना उसमें जो हुक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये नरसपुर का जो लेस प्रोडक्ट है इसका हुक में यूज़ किया जाता है। ये कहाँ का है, ये है नरसपुर आंध्र प्रदेश का है, तो इसको जीआई टैग मिला है।
नरसपुर आंध्र प्रदेश का ये प्रोडक्ट है, इसको जीआई टैग मिला है। और पहले किसको मिला था, ये कोटक रूपा जो ताराकसी है, इसको जीआई टैग मिला जो कि कोटक ओडिशा का है। फिर ये बंगलर मुस्लिन, ये वेस्ट बंगाल का है, ये कॉटन है, मतलब कपास होता है वो है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। फिर रतलाम की एक लहसुन है, इसको भी जीआई टैग मिला है। रतलाम कहाँ है, मध्य प्रदेश में, काफ़ी फेमस रेलवे स्टेशन है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। फिर अंबाजी वाइट मार्बल, अंबाजी का है, अंबाजी सबसे पहले गुजरात में है, और अंबाजी एक दुर्गा माता जी का मंदिर है, इसके लिए फेमस भी है। अंबाजी माता का मंदिर आपने सुना भी होगा, तो यहाँ पर गुजरात में है ये, और इनको भी जीआई टैग मिला है। अंबाजी के जो मार्बल है इनको भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा असम के एक मोजली मास्क, इनको जीआई टैग मिला है। ये कहाँ पर, असम में, मोजली मास्क इनका नाम है, याद रखना आप। और इसमें अलग अलग प्रकार के मास्क होते हैं, मुखा बहुना है, लोट को ये चाओ मुखा, अलग अलग प्रकार के मास्क होते हैं, इनको जीआई टैग मिला है। फिर असम की एक मोजली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है, इनको भी जीआई टैग मिला है। ये असम की है, इनको जीआई टैग मिला है। और रामायण है, महाभारत है, इन सब के बारे में इस पे पेंटिंग में दिखा जाता है, दर्शाया जाता है, तो इनको भी जीआई टैग मिला है। तो ये जीआई टैग आप याद रखना, डिटेल में सारे लिख लो, और एक साथ जो हमारे वार्षिक आएगी उसमें हम सारे जीआई टैग को डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ से आप देख लेना, तो आपको ये अगर एक आध क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो एक बार सारे एक साथ ही देखोगे तभी आपको समझ में, ऐसे आएगा नहीं। तो अब इसका फ़ायदा हमने देख लिया था। जीआई टैग के बारे में बात करते हैं कि जीआई टैग कितने सालों के लिए, 10 वर्षों के लिए दी जाती है। और इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ यही होता है कि कोई भी वहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है तो कोई और उस प्रोडक्ट पे क्लेम नहीं कर सकता है, तो ये उसका फ़ायदा हो सकता है इसको। अब किस किस पे ये एप्लीकेबल होता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फूड स्टफ है, वाइन है, स्प्रिट है, हैंडीक्राफ्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। देखो जीआई टैग ऐसे मत सोचना कि ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे मिल रहा है या फूड स्टफ पे, देखो वाइन भी इन पे मिल रहा है, स्प्रिट पर भी मिल रहा है, हैंडीक्राफ्ट भी मिल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी मिल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों पे जीआई टैग मिलता है, और वही इसका फ़ायदा भी है। अब इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, ये चीज़ याद रखना। तो इसके लिए नोडल एजेंसी है डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, वो इसके लिए नोडल इंडस्ट्री क्या है, नोडल इंडस्ट्री कौन है, नोडल एजेंसी कौन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, डीपीआईटी, वो इसके लिए नोडल एजेंसी है। ये डीपीआईटी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, इसको याद रखना, डीपीआईटी वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। 10 सालों के लिए इसकी वैलिडिटी है, यानी 10 साल तक इसे वैलिड माना जाएगा। इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है, लीगल फ्रेमवर्क ये है, एक तो डब्ल्यूटीओ का एक्ट है, डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है, ट्रिप एग्रीमेंट, आपने सुना होगा डब्ल्यूटीओ का ट्रिप एग्रीमेंट है, तो वो इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क है। इसके अलावा भारत में इसके लिए एक्ट भी बनाया गया था, 1999 में आया था, 1999 में आया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, 1999 में आया था, जो भी प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है लिए। अब आपको इसके लिए गारंटी कौन देता है, तो चेन्नई में एक है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन रजिस्ट्री, ये चेन्नई में, ये आपको गारंटी देती है, वहाँ से आप इससे जाके ले सकते हो। 10 साल का याद रखना। डीपीआईटी नोडल एजेंसी, ये याद रखना। डीपीआईटी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये याद रखना। डब्ल्यूटीओ का ट्रिप एग्रीमेंट है, ये याद रखना। फिर एक हमारे पास में एक्ट भी बना हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है 1999 का, वो याद रखना, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आप ये भी याद रखना कि कौन कौन से इसमें आते हैं, फूड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल है, हैंडीक्राफ्ट है, वो भी आते हैं। चेन्नई में स्थित एक रजिस्ट्री है, वो इसके लिए जियोग्राफी इंडस्ट्री देने का, जो भी जियोग्राफिकल टैग देने का काम करती, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रेस रजिस्ट्रेशन एंड पीरियोडिकल एक्ट 2023 के बारे में। क्या है, प्रेस रजिस्ट्रेशन एंड पीरियोडिकल एक्ट 2023 के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले न्यूज़ में इसलिए कि भारत के गवर्नमेंट के द्वारा इसे लागू किया गया है, इसलिए न्यूज़ में, ठीक है। ये जो एक्ट है ना, प्रेस रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल एक्ट 2023, इसे लागू किया गया इसलिए न्यूज़ में। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास में एक पहले से एक्ट बना हुआ था 1867 का एक एक्ट था, काफ़ी पुराना था एक्ट था, कॉलोनियल एरा का ये एक्ट था, तो इसलिए अभी इसे रिप्लेस करेगा। तो पहले कौन सा एक्ट था हमारे पास, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है, रिप्लेस ऑफ बुक एंड द प्रेस, जो भी एक्ट था ना 1867 का एक्ट, इसे रिप्लेस करेगा। उसकी जगह ये अभी नया एक्ट आएगा, ये जो कॉलोनियल एरा का एक्ट था उसे रिप्लेस करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये काफ़ी पुराना एक्ट था, तो इसके मॉडर्नाइजेशन करना और आज के समय के अकॉर्डिंग इसे वापस लेके आना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। अब देखो इसका जो डिफरेंस है ना, वही देख लेते हैं, फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि पुराना एक्ट क्या था, नया एक्ट क्या है। पुराने एक्ट में है ना, अगर कुछ स्कोप है, मतलब कहाँ कहाँ ये लागू होता, ये बुक पर लागू होता था और पीरियोडिकल्स पर लागू होता था। जो अभी का एक्ट है वो ओनली पीरियोडिकल्स पर है, बुक पर ये नहीं है। जो भी बड़ा बड़ा पत्रिका वगैरह होते हैं उन पर ये लागू होगा, बुक्स पर नहीं होगा। और इसके लिए आपको ये लागू करना होता ना, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में जाना पड़ता था, जो डीएम होता है उसके पास जाना पड़ता था आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के लिए। अभी आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया, उस पोर्टल पे जाके आप कर सकते हो, और ऑनलाइन ही करना पड़ेगा आपको, अब ऑफलाइन के माध्यम नहीं, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा।
ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है थी कि पहले इसके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास में जाके रिक्वायर लेना पड़ता था आपको, डिक्लेरेशन पब्लिश करने के लिए आपको वो पहले रिक्वायरमेंट की जरूरत थी। अब आपको कोई रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है नहीं। पहले इस पर पनिशमेंट बहुत ज़्यादा मिलती थी, पेनल्टी बहुत ज़्यादा मिलती थी अगर आप कोई गलत काम करते तो। अब आपको पेनल्टी नहीं मिलेगी क्योंकि इसे डिक्रिमिनलाइज जो भी है वो घोषित कर दिया गया, ये अपराध नहीं है, इसे डिक्रिमिनलाइज घोषित कर दिया गया। अब आपको कैंसिल करना था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता था, अब है वो रजिस्ट्रार जनरल है वो भी डिक्रिमिनलाइज इसे कर सकता है, इसे कैंसिल कर सकता है। तो ये इसमें चेंजिंग आया है। ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल भी है, पोर्टल के थ्रू जाके आप ये काम कर सकते हो। ये देखो प्रेस सेवा पोर्टल है, वहाँ पर जाके ऑनलाइन इसे रजिस्टर करवा सकते हो जो भी है। तो ये काफ़ी फायदा मिलेगा क्योंकि अब वो सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन हो गया। हमारे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो MH60R सीहॉक के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? MH60R जो सीहॉक है ये एक हेलीकॉप्टर है, इसे भारतीय जो भी INS गरुड़ा है इसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, जो इंडियन नेवी है उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया, इसलिए न्यूज़ में। मतलब जो ये MH60R सीहॉक है ये एक हेलीकॉप्टर है, इसमें हमारी एक INS जो गरुड़ा कोची में स्थित एक भारतीय नेवल बेस है उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी वहाँ पर उसको शामिल कर लिया गया। अब ये वहाँ पे जाके काम करेगा। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया न्यूज़ में क्यों। अब इसके बारे में बात करें MH60R सीहॉक, तो ये भारत और US के मध्य एक डील हुई थी 2020 में। उस दौरान इसको USA से खरीदा गया, मतलब ये अमेरिका से खरीदा गया है और इसमें टोटल 24 खरीदी जाएंगी। इसमें से कुछ तो भारत को भेज दिए गए, बाकी जो बचे हुए हैं वो 1-2 सालों में भारत को भेज दिए जाएंगे। और इसका जो भारत में शामिल किया गया तब इसका नाम किया गया INAS 334 का नाम रख दिया गया। पहले इसका नाम था MH60R सीहॉक था, बट भारत में इसको शामिल किया जाएगा INAS 334 के नाम के तहत इसे शामिल किया जाएगा। डील भारत और US के बीच में हुई थी, मोस्ट ऑफ भारत में भेज दिया गया, कुछ है वो बाद में भेज दिया जाएगा। इसके जो कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, ये एंटी सबमरीन के रूप में काम करेगा। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रूप में काम करेगा, एंटी सरफेस वॉरफेयर के रूप में है, सर्च ऑपरेशन को चलाने होंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने होंगे, मेडिकल जो एक्विजिशन वगैरह भेजने होंगे। ठीक है, वर्टिकल रिप्ले करना होगा, मतलब कोई भी यहाँ पे गुम गया है उसको ढूंढना वगैरह होगा, तो सारे काम इससे किया जा सकता है। ये जो है ना काफ़ी मतलब जो इंडिया का एनवायरनमेंट है वहाँ पे काम कर सकता है, जो इंडिया के आसपास का जो माहौल है वहाँ पर ये काम कर सकता है। इसके लिए टेस्टिंग भी की गई है प्रॉपर। ठीक है, इसकी फीचर की बात करें तो ये काफ़ी कॉम्बैक्ट है और किसी भी प्रकार की टॉर्पेडो और मिसाइल है उस पर अटैक कर सकता है। ये खुद को बचाने के लिए इसमें कैपेबिलिटी भी डाली गई है, यानी कि इस पर ऐसी कैपेबिलिटी है ये खुद का डिफेंस भी कर सकता है। अगर कोई इस पर अटैक होगा तो ये खुद को बचा भी सकता है। तो ये हमने देख लिया MH60R सीहॉक के बारे में। अब हम INS गरुड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। INS गरुड़ा जिसने अभी इसको एक्सेप्ट किया है, तो इसलिए INS गरुड़ा के बारे में बात करें तो ये एक इंडियन नेवल स्टेशन है, मतलब इंडिया के जो नेवी है उसका स्टेशन है। कहाँ पर स्थित है? ये कोची केरला में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और ये इंडियन नेवी द्वारा काफ़ी जो पुराना स्टेशन, इंडियन नेवी के जितने स्टेशन उसमें सबसे पुराना स्टेशन है, कोची में स्थित है ये। और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देख लिया INS गरुड़ा के बारे में, MH60R सीहॉक के बारे में जो कि कॉम्बैट है, USA से खरीदा गया है और एंटी सबमरीन वगैरह में इसका काम होगा। चलते हमारे अब आज की डिस्कशन में इतना था। अब ये कुछ होमवर्क में आप देख के आना, ठीक है जी। और कल के जो हमारा होमवर्क थे उसको देख लो आप। ये जो है नैनतेवु आइलैंड के बारे में, ये पाकिस्तान में ट्रू है, पाकिस्तान में देखा, ये भारत है, श्रीलंका यहाँ पर पाकिस्तान है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। फिर समुद्र लक्ष्मणा, ये भारत और बांग्लादेश नहीं, यहाँ पे मलेशिया के बीच में होती, भारत और मलेशिया के बीच में होती। दूसरा फॉल्स हो जाएगा। तीसरा है FIU के बारे में, नोडल मिनिस्ट्री है वो, होम मिनिस्ट्री नहीं, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो नोडल मिनिस्ट्री का काम करती, तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा। फिर मिशन लाइफ के बारे में, तो ये जो भी स्टेटमेंट है हाँ ये ट्रू है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी, और भी रिसोर्सेज चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।